दोस्तों, मौजूदा समय में हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका अब तक के अपने वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और फिलहाल तो उसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि इंक और पेपर की शॉर्टेज के चलते वहां की गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस तक कैंसिल करने पड़ गए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से श्रीलंका के हालत इतने खराब हो गए हैं? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में। दोस्तों, जब बात श्रीलंका की खराब कंडीशन की आती है तब वो असल में कितनी ज्यादा खराब है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि वहां रोजाना लगभग 13 से 14 घंटों का पावर कट तो हो ही रहा है। साथ ही मौजूदा समय में वहां 1 किलोग्राम राइस की कीमत करीब 500 श्रीलंकन रुपीस और 1 किलोग्राम चीनी की कीमत करीब 290 रुपए तक पहुंच गई है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इंडियन रुपीस के सामने श्रीलंकन रुपीस की क्या वैल्यू होती होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि करीब 4 श्रीलंकन रुपीस 1 इंडियन रुपए के बराबर होते हैं, जो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि श्रीलंका में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है। अब वैसे महंगाई तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि करंट सिनेरियो में तो फूड, फ्यूल और मेडिसिन की शॉर्टेज भी एक बड़ा इश्यू बनकर सामने आई है। साथ ही श्रीलंकन सिटीजन्स की माने तो उन्हें कई घंटों तक लाइन में खड़े रहने के बाद जैसे तैसे एसेंशियल कमोडिटीज मिल पा रही है, जो एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है। क्योंकि यार, जब लोगों को खाने पीने के सामान के साथ एसेंशियल कमोडिटीज अवेलेबल नहीं हो पाएगी तब वो इसके लिए झगड़ना शुरू कर देंगे, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब होंगे। क्योंकि लार्ज अमाउंट में श्रीलंकन पब्लिक अपने गवर्नमेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, जिन्हें वहां की आर्मी द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर बात करें उस पहले रीजन की जिसके चलते श्रीलंका में ये सब शुरू हुआ, तो वो पहला और सबसे बड़ा रीजन है श्रीलंकन फॉरेक्स रिजर्व्स का डिप्लीशन होना। अगर श्रीलंकन प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्ष की माने तो उनके अनुसार पिछले कुछ समय में श्रीलंका को 10 अरब डॉलर्स का व्यापार घाटा हुआ है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व्स में हुए इस ड्रॉप का एक बहुत बड़ा रीजन माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, श्रीलंका के ऊपर करीब 7 अरब डॉलर्स फॉरेन डेब्ट ऑब्लिगेशंस भी है, जिनमें 1 अरब डॉलर की कीमत की सॉवरेन बॉन्ड भी शामिल है, जिन्हें श्रीलंका को जुलाई 2022 यानी कि इसी साल में रीपेड करना है। इन सभी प्रॉब्लम को अगर साइड में रख दिया जाए तब भी श्रीलंका के साथ पिछले समय में एक से बढ़कर एक ट्रेजेडीज हुई है। क्योंकि यार, जब साल 2009 में हुई LTTE और गवर्नमेंट के बीच की सिविल वॉर जैसे तैसे खत्म हुई थी, तब साल 2019 आते आते श्रीलंका के जख्म फिर से ताजा हो गए। क्योंकि साल 2019 में ईस्टर के दिन श्रीलंका में खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिनमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। अब इधर टेररिस्ट अटैक से जहां एक तरफ श्रीलंकन टूरिज्म पहले से ही गड़बड़ चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस ने टूरिज्म को पूरी तरह से ठप कर दिया, जिसके चलते साल 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर्स का टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट करने वाली श्रीलंका ने 2021 में सिर्फ 2.8 बिलियन का टूरिज्म रेवेन्यू जनरेट किया, जो सच में श्रीलंका जैसे टूरिज्म फ्रेंडली नेशन के हिसाब से बहुत कम था। क्योंकि श्रीलंका की GDP का लगभग 10% टूरिज्म से ही आता है। हालांकि सिर्फ बुरी किस्मत ही श्रीलंका के डाउनफॉल का रीजन नहीं बनी, बल्कि श्रीलंकन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लास्ट ईयर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर किए गए ब्लैंकेट बैन ने भी इस डाउनफॉल में अपना योगदान दिया। क्योंकि इस बैन की वजह से श्रीलंका का एग्रीकल्चर सेक्टर भी बुरी तरह से खराब हो गया, जो कि एक समय पर श्रीलंकन GDP में करीब 8% का योगदान दे रहा था। और शायद ही आपको मालूम हो कि श्रीलंका में टी प्लांटेशन और उसका एक्सपोर्ट बहुत ही बड़े लेवल पर किया जाता था, पर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर हुए बैन से टी कल्टीवेशन बुरी तरह से प्रभावित हुआ और देखते ही देखते इसका नेगेटिव इंपैक्ट श्रीलंकन इकोनॉमी पर आ गया। अब यार, सवाल ये आता है कि आखिर श्रीलंका अचानक से कोलैप्स कैसे कर गया, और क्या इसमें यूक्रेन क्राइसिस का भी कोई हाथ था? दोस्तों, बिल्कुल था। क्योंकि श्रीलंका में आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट रशिया और यूक्रेन से ही हुआ करते थे, पर क्योंकि फिलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, इसीलिए इन देशों से भी कोई भी टूरिस्ट इस वक्त श्रीलंका नहीं जा रहा है। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि श्रीलंका में जो चाय पत्ती उगाई जाती थी वह उसे इन दोनों नेशंस में एक्सपोर्ट करते थे। साथ ही अपने जरूरत का आधा गेहूं और सनफ्लावर ऑयल भी ये इन्हीं दोनों देश यानी कि रशिया और यूक्रेन से इम्पोर्ट कराता है।
लेकिन इस वॉर के दौरान श्रीलंका और यूक्रेन के बीच किसी तरह का ट्रेड नहीं हो पा रहा है। साथ ही रशिया से होने वाला ट्रेड भी बेहद कम है, जिसके चलते श्रीलंकन इकोनॉमी और भी ज्यादा तहस नहस हो गई है। दोस्तों, जिस तरह से पिछले समय रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उसके चलते भी इसके फॉरेक्स रिजर्व्स की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। अब खैर, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका ने इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए कोशिशें ना की हो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से श्रीलंका इस डेब्ट से बाहर आने की लगातार कोशिश करता रहा है, जिस दौरान उसने पिछले साल इकोनॉमिक इमरजेंसी भी घोषित की थी, जिससे कि वो बढ़ती महंगाई के बीच फूड सप्लाई को कंट्रोल कर सके। इतना ही नहीं, श्रीलंका द्वारा अपनी करेंसी को भी डीवैल्यूड किया गया था और वहां की गवर्नमेंट ने बहुत से आइटम्स पर इंपोर्ट कर्व्स भी इंपोज किए थे, जिससे कि उसके फॉरेक्स रिजर्व्स के डिप्लेशन को रोका जा सके। हालांकि ये सब तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि बिगड़ते हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स पर लगाए गए बैन को भी पार्शियली हटा दिया था। साथ ही उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF को भी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग और पॉसिबल बेल आउट के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया था। इन्हीं सभी चीजों पर गौर करते हुए IMF ने भी हाल ही में कहा है कि वह श्रीलंका की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, और तो और वो श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है। वैसे अगर हम देखें तो फिलहाल श्रीलंका को फ्यूल और फूड एसेंशियल इंपोर्ट्स करने के लिए कम से कम 20 अरब डॉलर्स की जरूरत है, और अगर रेटिंग एजेंसी फिच की माने तो उसके एस्टिमेट के हिसाब से श्रीलंका को स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेट फर्म्स की हेल्प करने के लिए कम से कम 2.4 बिलियन डॉलर्स और एक्स्ट्रा में चाहिए, क्योंकि तभी जाकर उसे कुछ हद तक राहत मिल पाएगी। अब कई एक्सपर्ट्स का तो ऐसा भी मानना है कि श्रीलंका को डेब्ट्स के लिए एक एक्सटेंडेड रीपेमेंट स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करना चाहिए, क्योंकि तभी जाकर सिटीजन्स के ऊपर बर्डन कम होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि श्रीलंका को डेब्ट को रीपे करने के लिए अनुचित रूप से कमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे करंट सिनेरियो में डेब्ट रीपेमेंट पर पॉज लगाते हुए क्रिटिकल इकोनॉमिक नीड्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि श्रीलंकन पब्लिक को इन सभी प्रॉब्लम से राहत मिल सके। एक्सपर्ट्स की इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखकर अब श्रीलंका इंडिया और चाइना से भी मदद मांग रहा है, और अभी हाल ही में कुछ समय पहले इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प के लिए उसे 1 अरब डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है, जबकि इंडिया इसके पहले फरवरी में भी श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर्स की लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है। इतना ही नहीं, इंडिया ने श्रीलंका की हेल्प के लिए फूड और फ्यूल भी भेजा है, जो कुछ हद तक वहां के लोगों को राहत पहुंचाएगा। और अब तो ऐसी खबरें भी आ रही है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया से 1 अरब डॉलर की और मदद लेने की कोशिश में है। खैर, राजपक्ष गवर्नमेंट ने चाइना से भी हेल्प मांगी थी, और फिलहाल चाइना श्रीलंका की कोई भी हेल्प करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अब तो उसने श्रीलंका को किसी भी तरह का लोन देने से भी मना कर दिया है, क्योंकि चाइना के मुताबिक श्रीलंका ऑलरेडी 8 अरब डॉलर्स की चाइनीज डेब्ट में है। दोस्तों, क्राइसिस के समय इस तरह से चाइना का हेल्प करने से इनकार कर देना बहुत हद तक बताता है कि कहीं ना कहीं श्रीलंका की इस कंडीशन के लिए चाइना भी जिम्मेदार है, जिसने अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के जरिए श्रीलंका को ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है। हालांकि चाइना की मंशा किसी से भी छिपी नहीं है, क्योंकि वो पहले ही 1.2 बिलियन डॉलर्स के अगेंस्ट में श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले चुका है, जिसको लेकर फॉर्मर क्रिकेटर और फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड एविएशन रहे अर्जुन रानातुंगा खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना है कि हम्बनटोटा पोर्ट को चाइना के सामने सरेंडर कर देना गलत है, और ऐसी सिचुएशन में उन्हें खुद नहीं मालूम कि कौन सा देश श्रीलंका का दोस्त है और कौन नहीं है। श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब आखिरी और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आता है कि क्या श्रीलंकन क्राइसिस इंडिया को भी अफेक्ट करेगी, और अगर करेगी तो कैसे? फिलहाल तो इंडिया पर श्रीलंकन क्राइसिस का कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, पर रिफ्यूजीज को मैनेज कर पाना इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले 22 मार्च के दिन 16 श्रीलंकन तमिल रिफ्यूजीज इंडिया के तमिलनाडु कोस्ट पर आ गए थे, और अब तो ज्यादा खराब होती सिचुएशन को देखकर इस बात के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में श्रीलंकन रिफ्यूजीज इंडिया में आएंगे, जिन्हें इंडिया में जगह देना इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंजिंग होगा। अब दोस्तों, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या श्रीलंका अपने कैबिनेट, लॉ मेकर्स और सेंट्रल बैंक के चीफ को चेंज करके अपनी खराब कंडीशन को थोड़ा बहुत ठीक कर भी पाता है, या फिर फिलहाल उसकी कंडीशंस और भी ज्यादा खराब होंगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपको श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।